देखो देखो देखो, मैंने ये गाड़ी को दिखाया धुआं उड़ते हुए, और सीधे जो गाड़ी है ना वो आ रही है सीधे इनवर्ड फैक्ट्री में। अगर गाड़ी आती है तो कभी भी ऑफिस नहीं जाएगी, कभी भी वेयर हाउस नहीं जाएगी, गाड़ी सीधे परचेज करके कहाँ पे एंटर होगी, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में अगर कोई चीज़ आएगी तो मैंने बहुत क्लियरली तुम लोगों को क्या बताया कि वो इनवर्ड में ही आएगी। हम पार्ले जी के प्रोडक्शन की बात करें तो हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे। खुशी ने बोला सर पर फैक्ट्री ना हो तब भी ऑफिस तो चल सकता है ना। अच्छा यार, एक बात बताओ खुशी, मैं बड़ा सिंपल सा तुमसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो पार्ले जी जो बिस्किट बनाती है, उसने बिस्किट बनाना ही बंद कर दिया है खुशी यार, उसने सोचा नहीं मुझे बिस्किट नहीं बनाने, छोड़ो। मतलब पार्ले जी का मेन काम है बिजनेस जो है, सॉरी, वो है पार्ले जी के बिस्किट्स बनाना। पार्ले जी ने बिस्किट बनाना बंद कर दिए, तो मुझे ये बताओ खुशी कि वो पार्ले जी ऑफिस खोल के करेगा क्या। पार्ले जी ने जितने प्रोडक्ट हैं मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दी, सीधे सीधे उन्होंने कुछ भी बनाना बंद कर दिया, तो फिर पार्ले जी अपना ऑफिस खोल के करेगा क्या। हाँ भाई, सब आ गए कि नहीं आ गए? क्योंकि मैं तुम ही लोगों का इंतजार कर रहा था यार कि सब आ जाओ तो आज पहली क्लास ली जाए यार। चलो भाई, कॉमर्स बाबा से भी एक बार पढ़ के देख लिया जाए कि कैसा लगता है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, 3 मिनट है। शुरू करते हैं आज की क्लास यार। चलो यार, तो पढ़ाई का माहौल बनाया जाए। मैं कुछ चीज़ें आज तुम लोगों से डिस्कस करूँगा, और सीधी बात यह है कि सबका अपना पढ़ाने का तरीका है, लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि मैं फिर अपने तरीके से ही पढ़ाऊँ। तो आशीष कुमार चौधरी भाई प्रेजेंट, थैंक यू सो मच यार। नरेंद्र यादव भाई गुड इवनिंग। अनिल यादव, स्टार्ट कीजिए सर जी। चलो ठीक है, तो चालू करते हैं। ऑलमोस्ट सबने ज्वाइन कर ही लिया है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि तुम लोग बैलेंस शीट के बारे में क्या जानते हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें सिर्फ एक कहानी बताने वाला हूँ बहुत अच्छे से। जिन्होंने मेरा 20 डेज प्लेज देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आज हम सब बैठे हैं इस टाइमिंग पे जहाँ से हमारे पास एक बहुत छोटी सी शुरुआत लेने का टाइम है। हम बहुत बेसिक से चालू करेंगे और बहुत डिटेल में जाएंगे, लेकिन अगर तुम वाकई में मेरे से पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें बिल्कुल डिटेल में मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबके पास कॉपी होनी चाहिए। अगर कॉपी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस सर लिख के बोल दो कि सर कॉपी लेके बैठे हुए। अगर यस सर आ गया तो फिर मैं चालू कर सकता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ तुम लोगों का कि मेरे पास जैसी मैसेज आएगा मैं शुरू कर दूंगा। माही ने बिल्कुल सही बोला, इट्स अ स्टेटमेंट शोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, स्टेटमेंट जिसमें शेयर्स सारे एसेट्स और लायबिलिटीज आ जाते हैं। ओके ठीक है, बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मृदुल ने भी बोला, क्या बात है यार, तुम लोग तो बहुत शानदार लोग हो यार। मतलब मज़ा ही आ जाता है यार तुम्हें, तुम लोग को देख के यार कि हाँ तुम लोग वाकई में पढ़ना चाहते हो। मुझे ऐसे ही लोग तो चाहिए यार। वेरी गुड, यस सर भी आ गया। चलो तो यार शुरू करते हैं। अब मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हें मेरे साथ ड्राइंग करनी है आज। बेसिकली जो तुम और मैं मिलके करने वाले हैं ना, वो अपन ड्राइंग करने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी कॉपी में यार फटाफट एक बॉक्स बनाना चालू कर दो, क्योंकि मैं भी बॉक्स बना रहा हूँ और तुम भी बॉक्स बनाओगे। ओके, तो चालू करते हैं। तो यार बॉक्स बनाए यार, तो समझ लो यार, ये पूरा जो मैंने बॉक्स बनाया, वैसे बहुत गंदा बॉक्स बनाया है, बट ठीक है तुम समझ जाओ, मैं अच्छा बना देता हूँ। चलो मेरे पास स्केल भी है ना, तो तुम लोग भी स्केल का यूज़ कर लेना भाई, है ना। तो यार चलो स्केल का यूज़ करते हुए सबसे पहले तो मैं तुम्हें बॉक्स बना के बताता हूँ, ठीक है। चलो भाई, अपने पास बॉक्स भी तैयार है। अब अपन दूसरा काम करना चालू करते हैं कि भाई मैं तुम्हें बताना क्या चाह रहा था। ये जो बॉक्स है ना, वो बेसिकली हमारा कंपनी का सेक्टर है, कंपनी का एरिया है, और मैं इसी के थ्रू तुम्हें पूरा समझाना चालू करूंगा। अनिल यादव ने बोला है पूरा डिटेल में पढ़ाइए, जैसे हम छोटे बच्चे हैं, कॉपी लेकर बैठे। तुम देख लो मैं घर बना रहा हूं यहाँ पे, कहाँ लगे हो तुम यार। अगर तुमने मुझ पे ट्रस्ट किया है ना तो आज मज़े ही आने वाले हैं। मतलब अगर तुमने शॉर्ट में पढ़ के इतना अच्छा लगा है तो सोचो इतना सारा पढ़ के तुम्हें कितना मज़ा आने वाला है। तो मैंने ये घर बनाया है, ठीक है। इसके बाहर का जो एरिया है ना वो मार्केट है हमारा। मैं इसको यहाँ ऐसा लिख देता हूँ कि तुम लोगों को भी दिखाई दे जाए। तो इसके बाहर जो दूसरी दुनिया आती है, ये मार्केट वाली एरिया है भाई। ये हमारा मार्केट है, इसके जस्ट बाहर। मान लो ये यहाँ पे गेट है,
और ये हमारा इसके बाहर मार्केट लगता है। बेसिकली मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं और जिस गेट से हम एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने बढ़िया सी एक अच्छी सी रोड बना दी है। देखना यार कितनी शानदार रोड लग रही है, देख रहे हो तुम, डांबर की मैंने रोड बनाई है। लक्ष्मण रेखा है, माही बिल्कुल सही बोला, लक्ष्मण रेखा है और ये डांबर की रोड जा रही है। मैं इसको थोड़ा सा सही भी बना देता हूँ ताकि लगे भी कि रोड जैसी है। होगा क्या, मुझे तुमसे पहला सवाल यही करना है इससे रिलेटेड कि यार मुझे ये बताओ कि बिजनेस के अंदर, ध्यान से सुन लेना यार मेरी बात, मैं जो चीज़ पूछ रहा हूँ, बिजनेस के अंदर कितनी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कितने सेक्टर में बिजनेस डिवाइडेड रहता है। मैं यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 1 2 और ये बेचारा तीसरा। ये एक गेट दे दिया मैंने क्योंकि बाहर निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी एक मैंने गेट दे दिया और यहाँ पे भी मैंने एक गेट दे दिया। मैंने ये 3 पार्ट में अपने पूरे बिजनेस को डिवाइड किया है। मैं बस तुमसे इतना पूछना चाहता हूँ कि ये मैंने जो 3 पार्ट में डिवाइड किया है, आखिर ये मैंने बिजनेस के अंदर क्या क्या बनाया है, कैसे मैं बिजनेस को ये 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसके अंदर 3 पार्ट होने ज़रूरी है, ऐसा क्यों ज़रूरी है, हम बिजनेस को 3 पार्ट में क्यों बांटेंगे। तो ठीक है, अगर तुम लोग आंसर दे रहे हो, एक ने आंसर दिया है वेयर हाउस, क्या बात है भाई, अगर आपने वेयर हाउस बोला है तो बिल्कुल सही है। सेकंड वाला मैं वेयर हाउस ही बनाने वाला था, मज़ा ही आ गया भाई। आशीष कुमार चौधरी, मज़ा ही आ गया। अच्छा, पहला वाला फैक्ट्री है, चलो तो सबसे कोने में, सबसे बिल्कुल एज पे हम फैक्ट्री को फेंक देते हैं। ना 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 कशिश, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मान लो तुम अपने घर के पास किसी इंडस्ट्रियल एरिया पे गए, वहाँ जब तुम इंडस्ट्रियल एरिया में पहुँचे तो तुमने एक कंपनी का बड़ा सा बोर्ड लगा देखा, चौकीदार से तुमने बात की, तुमने बोला यार मुझे अंदर से ये इंडस्ट्री देखनी है। तो सबसे पहले जैसे ही तुम घुसे ना यार, मैं छाबड़ा भाई साहब से, कैसे छाबड़ा भाई साहब से बात कर रहा हूँ, जैसे ही तुम घुसे तुमने आलीशान ऑफिस देखा, शानदार सा एक ऑफिस बना हुआ था, बढ़िया एकदम, सब साफ सूफ एकदम अच्छा सा। तो वो सबसे पहले तुम्हें ऑफिस पड़ा, ये ऑफिस को मैंने नंबर 1 दिया। फिर तुम आगे बढ़े, तुमने सोचा यार मैं आगे जाके भी तो देखूं क्या है। तो दूसरे नंबर पे जब तुम गए तो तुमने देखा वेयर हाउस है। फिर तुम्हें गाड़ी से और आगे ले जाया गया, तुम्हें पूरा डेजी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑफिस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन थोड़ा सा गलत है, वो वेयर हाउस हो जाएगा। तो तुम और जब गाड़ी में बैठ के गए, बढ़िया, तुमने देखा कि अच्छा लास्ट में फैक्ट्री है, तो तुम्हें फैक्ट्री के बारे में पता चल गया। तो तुम्हें पता चला यार कि ये जो पूरी एक कंपनी होती है, जैसा जैसा मैं लिख रहा हूं तुम्हें भी लिखना है भाई, है ना, ये जो पूरी कंपनी होती है, ये कंपनी कैसे बनती है, इसके अंदर ऑफिस होता है, इसके अंदर वेयर हाउस होता है, इसके अंदर फैक्ट्री होता है। तो मेरा फिर तुमसे एक और सवाल आया और मैं बड़े ध्यान से पूछूंगा और मुझे तुम्हारा इंटरेक्शन चाहिए, इसलिए कि कंपनी की मेन एक्टिविटी क्या होती है। मुझे नहीं, मेरे को भरोसे ही नहीं है तुम्हें 12th आता है, मुझे भरोसे ही नहीं है तुम्हें 11th आता है, मेरे को तो बोला गया है बच्चों जैसे पढ़ाना है। तो ज़रा मुझे ये बताओ कंपनी का मेन काम क्या होता है, मुझे टाइप करके जल्दी से बता दो, मैं आराम से वेट कर रहा हूँ। मुझे थोड़ी देर से वैसे ही डिले से मिलता है जो कमेंट होते हैं, तो मुझे आराम से बताओ कि यार आखिर कंपनी का मेन काम क्या होता है। ठीक है, सागरिका का मेरे पास आ चुका है, प्रोडक्शन होता है, बिल्कुल सही है। मोहम्मद सैम का भी आ चुका है, प्रोडक्शन है। फिर मैथ्स एंड फिजिक्स, प्रॉफिट नहीं है, काम की बात कर रहा हूं मैं, काम क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाना, यस दे अर्न प्रॉफिट, दैट इज अ नेचुरल थिंग। जैसे मैं, अगर मुझसे कोई पूछेगा आप काम क्या करते हो, तो मैं बोलूंगा टीचिंग, हाँ फिर मुझे उसकी फीस मिलती है, तो फीस नहीं बोलूंगा मेरा काम होगा टीचिंग। तो मैं वही बात कर रहा हूं, प्रोडक्शन, ठीक है। खुशी, प्रॉफिट अर्निंग थ्रू प्रोडक्शन, नॉट प्रॉफिट अर्निंग एंड प्रोडक्शन, याद रखना, कहीं पे लिखो तुम खुशी जल्दी से जाके, प्रॉफिट अर्निंग थ्रू प्रोडक्शन। माही, मैंने तुम्हें बता दिया कि प्रॉफिट अर्न करना है, माना दिस इज अर्निंग, बट हम करते क्या हैं, प्रोडक्शन करते हैं, सेल ऑफ गुड, गिनी पी, अच्छा भाई सेल ऑफ गुड्स बिल्कुल सही है, बट प्रोडक्शन तुमने जो पहले लिखा है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो यार, मज़ा ही आ गया। ठीक है, आगे, ना 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 ना, उदय प्रकाश पांडे, आंसर बहुत शानदार लगा, पता है मुझे, टू रिटर्न द प्रॉफिट टू ओनर्स अगेंस्ट कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर। मैं समझता हूं तुम्हारे इमोशंस को, लेकिन ध्यान देना, मैंने बोला कि मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, उसके हिसाब से मुझे बताओ, कुछ आता ही नहीं है तुम्हें। अगर मैं तुमसे उस हिसाब से पूछूं तो तुम्हें बिल्कुल देहाती आंसर जो है ना, वो पता है क्या देना है कि यार बाबा जी कंपनी का काम होता है प्रोडक्शन करना, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ऊपर प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि भाई बिना प्रोडक्शन के काम हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। इतनी गंदी मैंने जो पिक्चरें बनाई हैं वो किस लिए बनाई है, क्योंकि ये कंपनी एस्टैब्लिश ही होती है प्रोडक्शन के कारण। मेरा नेक्स्ट सवाल,
मैं बहुत आराम से जाऊंगा, हो सकता है तुम्हें बोरियत भी लगे, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। अनिल यादव ने भी बिल्कुल सही बात बोली है। अगर कंपनी के साथ साथ तुम उसमें आगे लिखना चाहते हो, मैं कंपनी को कर देता हूं अभी के लिए। तो ये भाई मैंने पॉइंट लगा दिया। और इसको मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हो, चलेगा, ठीक है। मेरी फोटो के पीछे छुप जाए तो दिक्कत नहीं है, मैंने मैन्युफैक्चरिंग पूरा लिखा है। तो एक कंपनी जो है या तो मैन्युफैक्चरिंग करती है या तो प्रोडक्शन करती है, दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो मैं थ्रू आउट करके आपसे बोल रहा हूं, बिल्कुल दिमाग लगाना, अच्छे से सोचना और मुझे यह बताना कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से सबसे क्लोजली रिलेटेड तीनों में से कौन है। फैक्ट्री है, वेयरहाउस है या ऑफिस है। और बाबा जी का चमत्कार मान के चलना, तुम्हारे तीनों चैप्टर हो जाएंगे इसमें, कैश फ्लो भी हो जाएगा, रेशियो भी हो जाएगा। लेकिन मुझे आराम से बताओ, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से सबसे क्लोजली रिलेटेड कौन है। फैक्ट्री है, वेयरहाउस है या ऑफिस है। मुझे बताओ भाई कौन है, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके ओके, देखो भैया एक मत होना चाहिए सबका, सबका एक ही आंसर आना चाहिए। सागरिका, नीतू, निखिल, डेजी, सब ने ऑलमोस्ट सेम आंसर दिया है। गिनी ने भी सेम आंसर दिया है, मोहम्मद सैम ने भी, प्रथम गुलाटी ने भी, विशांका। अरे वाह यार, तुम लोग तो सभी एक जगह से गा रहे हो गुणगान, क्या बात है, क्या बात है, मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया। फैक्ट्री, तो एक चीज मानते हो तुम कि कंपनी का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है फैक्ट्री से, यस और नो। मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं, फैक्ट्री इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, यस और नो बोल दो बस। मैं बस यही पूछना चाहता हूं, फिर से बोल रहा हूं, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फैक्ट्री, यस और नो। तो मृदुल ने, साक्षी ने, माही ने, सब ने बोला यस। मैं बोल सकता हूं कि जो प्रोडक्शन है और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो फैक्ट्री से डायरेक्टली रिलेटेड होता है भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो अपन फिर आगे के बात पे आ जाते हैं भाई। मैं आपको आगे की चीज़ें बताना चालू करता हूं। अगर आपने बोला है कि फैक्ट्री डायरेक्टली रिलेटेड है तो मैं आ जाता हूं सीधे फैक्ट्री पे, ठीक है। ये देखो मैंने कितना शानदार सा फैक्ट्री लिख रखा है, ठीक है। अब मैं तुमसे कुछ बहुत अच्छी चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। ये मैंने फैक्ट्री लिखा बड़े फैंसी तरीके से। कशिश हाय, सॉरी यार, ओके यू आर अ गर्ल, थैंक यू सो मच बताने के लिए। तो फैक्ट्री बेसिकली तुम लोगों ने बोला कि हम फैक्ट्री जो है वो बेसिकली डायरेक्टली रिलेटेड होती है प्रोडक्शन से। मतलब मैं अगर एक चीज़ बोलूँ कि जो फैक्ट्री है अगर वो ही नहीं होगी तो ना ही वेयरहाउस का कोई मतलब है, ना ही ऑफिस का कोई मतलब है। क्योंकि ऑफिस में तुम क्या बैठ के बातें करोगे जब तुम्हारा कोई प्रोडक्शन ही नहीं है, तो या तुम कोई सर्विस ही रेंडर नहीं करते हो। तुम वेयरहाउस में रखोगे ही क्या जब तुम्हारा प्रोडक्शन ही नहीं होता है। तो सीधी बात यह है, फैक्ट्री प्राइमरी हो गई, बिना फैक्ट्री के कुछ हो ही नहीं सकता है। बिकॉज अगर फैक्ट्री होगी तो स्टोरेज के लिए वेयरहाउस की जरूरत पड़ेगी, तो ही हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम ऑफिस चलाएं, सो दैट जो भी हमने मैन्युफैक्चर किया है, सॉरी, उसे हम मार्केट तक सेल आउट कर सकें। अगर हमारे पास फैक्ट्री ही नहीं है, ध्यान देना, अगर हमारे पास फैक्ट्री ही नहीं है तो ना ही मैं वेयरहाउस का कोई काम करूंगा, ना ही मैं कोई और काम कर सकता हूं। क्या सब मुझसे इस बात पे एग्री होते हैं? आई नीड अ यस और अ नो। ओके डन, यस आ गया है, बिल्कुल सही है। मतलब तुम लोग के कंसेप्ट बिल्डअप हो रहे हैं, और अगर कंसेप्ट बिल्डअप हो गए तो तुम एंड में देखना, फिर तुम जो वॉट लगाओगे ना सबकी, तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो यार, अगर सबका यस आ गया है तो मैं आगे एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चालू करता हूँ। याद रखना, मैं कुछ बोलने वाला हूँ और वो तुम कॉपी में लिखोगे, मैं लिख भी देता हूँ साथ में, सो दैट तुम्हें दिक्कत ना हो। मैं अपने आप को थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों को दिखता रहे। ओके, नाउ विजिबल। तो फैक्ट्री इज डायरेक्टली, और डायरेक्टली को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देख लेना। फैक्ट्री इज डायरेक्टली, खुशी ने बोला सर पर फैक्ट्री ना हो तब भी ऑफिस तो चल सकता है ना। अच्छा यार, एक बात बताओ खुशी, मैं बड़ा सिंपल सा तुमसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ। प्रोडक्शन, सब लोग अपनी कॉपी में फटाफट लिखो और डायरेक्टली को जितना हाईलाइट कर सकते हो ना, जैसे मैंने ऐसे पूरा गोद दिया है, जितना हाईलाइट कर सकते हो उतना हाईलाइट कर लो। फैक्ट्री इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। खुशी ने बोला सर पर फैक्ट्री ना हो तब भी ऑफिस तो चल सकता है ना। अच्छा यार, एक बात बताओ खुशी, मैं बड़ा सिंपल सा तुमसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो पार्ले जी जो बिस्किट बनाती है, उसने बिस्किट बनाना ही बंद कर दिया है खुशी यार, उसने सोचा नहीं मुझे बिस्किट नहीं बनाने, छोड़ो। मतलब पार्ले जी का मेन काम है बिजनेस, बिजनेस जो है, सॉरी, वो है
पार्ले जी के बिस्किट्स बनाना। पार्ले जी ने बिस्किट बनाना बंद कर दिए। तो मुझे ये बताओ खुशी कि वो पार्ले जी ऑफिस खोल के करेगा क्या? पार्ले जी ने जितने प्रोडक्ट हैं मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दी, सीधे सीधे उन्होंने कुछ भी बनाना बंद कर दिया। तो फिर पार्ले जी अपना ऑफिस खोल के करेगा क्या? बात सिंपल सी है। एंड दैट इज द रीजन खुशी कि हमारे पास सीधी सी बात है कि प्रोडक्शन होना जरूरी है, तभी ऑफिस का सेंस बनता है। मतलब मैं मार्केट में कुछ भी खरीदने जाऊंगा तब मुझे फर्क पड़ेगा उसका ऑफिस भी है या नहीं है। जब मैं खरीदने जा रहा हूं और उसका प्रोडक्ट ही नहीं है तो उसके ऑफिस का अपन करेंगे क्या? फिर मैथ्स एंड फिजिक्स ने बोला है व्हाट अबाउट द सर्विसेज। हम पूरी अकाउंट्स को, जो अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हैं वो गुड्स के रिलेशन में पढ़ेंगे। सर्विसेज के लिए अगेन मैं बिल्कुल मानता हूं कि आपको मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि सर्विसेज के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। जो वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं वहां पे वो उस पर काम करते हैं। एक तरह से वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, पहले पूरी की पूरी गुड्स के थ्रू तुम्हें समझा दूंगा हर एक चीज। फिर अगर बात आई तो सर्विसेज भी मैं तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशन ना हो इसलिए पहले गुड्स पे स्टिक करते हैं, क्योंकि कंपनी को कहीं तो पैसा खर्चना है। मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो रॉ मटेरियल और गुड्स पे, सर्विसेज देंगे तो एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पे या जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी ट्रेनिंग पे। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। एयरटेल सर्विस देता है तो उसे बहुत सारे टॉवर्स भी लगाने पड़ते हैं अराउंड इंडिया, उसे फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी लगानी पड़ती हैं, उसे ब्रॉडबैंड के लिए मॉडेम्स भी फ्री में देनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ों का भी प्रोडक्शन उसे करना ही पड़ता है। तो मैं वो कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाऊँगा, सिंपली मान के चलते हैं पार्ले जी का कि भैया पार्ले जी बनाना है तो जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तब तक ना वेयर हाउस का काम है ना ऑफिस का काम है। खुशी, मुझे तुम्हारा कमेंट चाहिए कि तुम्हें समझ में आया या नहीं, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबने मेरे ख्याल से लिख लिया फैक्ट्री इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन को अंडरलाइन करके या बिल्कुल हाईलाइट करके लिखो प्रोडक्शन इज गॉड। जो हमारा प्रोडक्शन है वो भगवान है, मतलब प्रोडक्शन से ही चीज़ें रिलेटेड होंगी। अगर प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो फैक्ट्री प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है और प्रोडक्शन ही सब कुछ है, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए। सचियार सिंह, कोई बात नहीं, लेट हो गए, फटाफट फोकस करो, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ये रिकॉर्डेड रहेगा, तुम्हें ये मिल जाएगा तो टेंशन मत लेना। तुम्हारे ऐप पे जो तुम्हारा सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर ये वीडियो पूरा मिल जाएगा, तो परेशान मत हो। तो माही ने बोला है पार्ले जी पर फोकस रखना है ना बाबा जी। हाँ भाई, पार्ले जी पे फोकस रखना है कि जब तक बिस्किट ही नहीं बनाएंगे तब तक क्या फ़ायदा, मतलब कुछ भी करने का क्या फ़ायदा, वेयर हाउस मेंटेन करने का क्या फ़ायदा, या फिर आपको ऑफिस चलाने का क्या फ़ायदा जब आप कुछ मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रहे। तो ताकि हमें कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाए, फिर जो भी तुम डाउट्स लाओगे मैं बिल्कुल अच्छे से ही क्लियर करूंगा। रूपांशु जुनेजा बोला बाबा जी के लिए पार्ले जी प्यार है। हाँ यार, 90s किड्स हैं तो पार्ले जी तो प्यार होगा ही यार। तो चलो आगे कुछ और समझाता हूँ मैं तुम्हें, अगर तुमने ये लिख लिया है तो। अब फैक्ट्री में एक बात बताओ क्या क्या हो सकता है। मैं यहाँ पे तो 2 पॉइंट कर रहा हूँ, मतलब 2 तरह से डिस्टिंक्शन कर रहा हूँ, और मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। फैक्ट्री के अंदर 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो होता है एक्सपेंस और दूसरा होता है प्रोडक्शन। अब आप बोलोगे यार बाबा जी इनकम भी तो होती है। नहीं, फैक्ट्री में इनकम नहीं होती। इनकम जनरेशन जो होता है वो सिर्फ ऑफिस में होता है भाई, ऑफिस के थ्रू आप इनकम जनरेट करते हो। फैक्ट्री में एक्सपेंसेस होते हैं और इन केस अगर कुछ और होता है तो प्रोडक्शन होता है, सीधी सीधी बात है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मतलब सामने तो नहीं है बट हाँ मैं पूछने वाला हूं आपसे। फैक्ट्री के अंदर अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो मेरा क्वेश्चन ये है वो एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। प्रोडक्शन अगर होता है फैक्ट्री के अंदर तो एक्सपेंसेस भी जो होंगे फैक्ट्री के अंदर वो कैसे एक्सपेंसेस होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। ओके गुड। अच्छा, बाकियों का भी आन दो आंसर, फिर मैं देखता हूं। प्रोडक्शन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ इनकम, इनकम इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्शन। यार सैलरी वेजेस रिपेयर डेजी, सैलरी इज नॉट डायरेक्ट, सैलरी इज नॉट डायरेक्ट डेजी। यही तो मैं बनाने आया हूँ कंसेप्ट्स, यहीं पे तो मैं कंसेप्ट्स बनाने आया हूँ। डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन पटक रहा हूँ तुम्हारे सामने। कंपनी मेन काम क्या करती है, ऐसे लिंक बनाएंगे सब लोग। मैं तीसरा पेज ओपन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं वापस इस पेज पे आऊँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तीसरा पेज ओपन कर रहा हूँ और एक चार्ट बना रहा हूँ, तुम वो बनाओगे मेरे साथ साथ। तो सबसे पहले
मैं ऊपर लिखूंगा भाई कंपनी। कंपनी का कोर काम होता है प्रोडक्शन। फिर से सबसे टॉप पे बैठती है कंपनी और कंपनी का कोर काम होता है प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन जो होता है फैक्ट्री में होता है। यहां पे जो लिंक पूरा बैठ रहा है वो डायरेक्ट लिंक बैठ रहा है। कंपनी में होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होता है फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में जब पूरा लिंक ही डायरेक्ट है, जो भी लिंक बैठ रहा है वो डायरेक्ट लिंक बैठ रहा है। फैक्ट्री का लिंक डायरेक्ट किससे बैठ रहा है? कंपनी से बैठ रहा है भाई। जब लिंक कंपनी से ही डायरेक्टली बैठ रहा है फैक्ट्री का, क्योंकि बिना फैक्ट्री के कुछ भी नहीं होगा, तो जो खर्चे भी होंगे फैक्ट्री के अंदर वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही कहलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर जो भी हो रहा है वो प्रोडक्शन है। कंपनी, देखो यार ऐसे चलते हैं, मैं यहाँ कैमरे में आ जाता हूँ। ओके, सो कंपनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज डायरेक्टली बीइंग टेकन प्लेस इन फैक्ट्री। तो फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा होगा वो डायरेक्ट खर्चा होगा, डायरेक्टली खर्च करते चले जा रहे हो। इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आता। रूपांशु जुनेजा भाई बिल्कुल सही जा रहे हो आप। सैलरी तो P&L से जाता है, बिल्कुल सही जा रहे हो। माही बिल्कुल सही जा रहे हो। तो मैं आगे अभी बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा यार, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं यहीं पे छोड़ूंगा। तो मैंने क्या बोला, कंपनी के अंदर होता है प्रोडक्शन। कंपनी का कोर काम प्रोडक्शन। कोर काम प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? फैक्ट्री के अंदर। अब फैक्ट्री के अंदर अगर कोर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके अंदर होने वाले खर्चे भी डायरेक्ट खर्चे, क्योंकि ये सारी चीजें डायरेक्ट हैं, बिना इसके कुछ नहीं होगा। तो जो भी कोर काम है आपका वो डायरेक्ट होता है। आई होप सबको क्लियर है। एक बार मुझसे क्लियर अगर हो गया है तो यस आ जाना चाहिए चैट में। मैंने जो समझाया है, मैं सीधी बात कर रहा हूं। अगर मैं आंख बंद करके कंपनी को इमेजिन करता हूं और सोचता हूं कि कंपनी मेन काम क्या करती है, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, प्रोडक्शन। और जहां प्रोडक्शन हो रहा है वो सारी चीजें डायरेक्ट। जहां प्रोडक्शन हो रहा है वो सारी चीजें डायरेक्ट। सर फैक्ट्री में काम करने वालों को वैसे भी वेजेस मिलती है, सैलरी तो ऑफिस वालों को मिलती है ना बाबा जी। माही बिल्कुल सही बोल रहे हो। मुझे बस यस की दरकार है। अगर यस मेरे पास आ जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा, सबको ये समझ में आ गया है कि व्हाई इट इज बीइंग टर्म्ड एज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सबको क्लियर होना चाहिए कि मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों बोला, नाम क्यों पड़ा उसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैंने बहुत ही क्लियरली बोला है। ओके सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। गुड। नीतू साही प्रथम, वेरी गुड। रौनक अरोरा भाई ने बोला रिपीट कर दो। मृदुल सिंगला, मैं उसकी बात भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रौनक मैं तुम्हारे लिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सचियार सिंह, मैं आपसे फिर भी एक बार, आपको भी एक बार क्लियर कर देता हूँ। कंपनी जो एस्टैब्लिश होती है उसका कोर काम है मैन्युफैक्चरिंग। जब भी कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसको नाम दिया जाता है आइदर मैन्युफैक्चरिंग जो मैं बोल रहा हूँ या फिर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो होता है वो फैक्ट्री में होता है। तो कंपनी का कोर काम प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है फैक्ट्री के अंदर। सो प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री आर डायरेक्टली रिलेटेड। प्रोडक्शन होता ही फैक्ट्री के अंदर है तो प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री डायरेक्टली रिलेटेड हो गए, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। अब फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा करोगे, क्योंकि फैक्ट्री इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो फैक्ट्री में होने वाले खर्चे भी डायरेक्ट खर्चे हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। आई होप सबको क्लियर होता चल रहा है। ओके डेजी का भी मेरे पास मैसेज आ गया, केशव का भी आ गया, विराज का भी आ गया। ओके सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूं, यहां से मैं नेक्स्ट पेज पे बढ़ूंगा और मेरे ख्याल से तुम लोग लिखते जा रहे हो, ये मैं दिमाग में लेके चल रहा हूं कि तुम लोग जो भी है वो लिखते चल रहे हो। तो मैं तुम्हें नेक्स्ट चीज बताने वाला हूं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर ली, अब मैं तुम लोगों के कंफ्यूजन दूर करूंगा कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते कौन कौन से हैं और शुरुआत कैसे होती है। हम मान के चलते हैं एक रनिंग बिजनेस है, और रनिंग बिजनेस जो है वो सालों से काम करता चला आ रहा था। कि यार साल खत्म हुआ 31 मार्च 2020 को, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ। एक बात बताओ यार, अगर 31 मार्च 2020 लगता है सर पर ऑफिस भी कंपनी में होता है। हाँ भाई मैं ऑफिस पे भी आऊँगा, थोड़ा टेंशन कम लो, मैं पूरा ये समझा के ही जाऊँगा आज, ताकि तुम्हें कोई भी ऑप्शन में टेंशन रहे ही ना, मैं पूरी चीज़ समझाऊंगा। तो यार साल का एंड था, 31 मार्च 2020 आया, कंपनी के पास कुछ रॉ मटेरियल ऑलरेडी बचा हुआ था, कंपनी ने पूरा रॉ मटेरियल खर्च नहीं किया था, समथिंग रिमेनिंग था 31 मार्च 2020 के आसपास। तो कंपनी ने क्या किया, उस रॉ मटेरियल को उठाया और कंपनी ने उसको नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट कर दिया। यानी नया अकाउंटिंग सेशन जो चालू होगा वो 2020-21 होगा, जो तुम्हारा अभी एकेडमिक ईयर होने वाला है। उस रॉ मटेरियल को उसमें शिफ्ट कर दिया गया। तो जब करंट ईयर के बारे में हमने चालू किया तो हमें पता चला भाई
कि करंट ईयर में हमारे पास शुरुआत में ही ओपनिंग स्टॉक है, शुरुआत में ही रॉ मटेरियल है। तो ये जो रॉ मटेरियल है किसी भी साल की शुरुआत में सबसे पहले मैं टू साइड पे लिखना चालू करता हूं, ओपनिंग स्टॉक। हमारे पास भाई ओपनिंग स्टॉक आ गया। ये ओपनिंग स्टॉक का मतलब हुआ जो पिछले साल से हमारे पास बचा हुआ था, हमने उठाया ओपनिंग स्टॉक और उसको हमने लिख दिया। अब यार मैं कंफ्यूजन में पड़ गया यार कि हाँ ठीक है, ओपनिंग स्टॉक तो आ गया भाई, आगे क्या? तो सोचो ध्यान से, फैक्ट्री के अंदर जब भी प्रोडक्शन करना होता है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक के बाद अगर किसी चीज़ की मेरे को ज़रूरत है तो वो है लेबर की, यानी वेजेस की एंड सैलरीज की। अब यार यहाँ पे मैंने बात काट दी यार, मैंने बोला था सैलरीज आते ही नहीं है, लेकिन मैंने तो वेजेस एंड सैलरीज लिख के रखा हुआ है। तो बताओ यार, मैं फिर से थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक तो मैं समझ गया, ये रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में जो कन्वर्ट होता है वो फैक्ट्री के अंदर ही कन्वर्ट होता है, मैं बिल्कुल समझ गया बात। लेकिन ये रॉ मटेरियल फैक्ट्री में लिखने के बाद जब मैंने नीचे लिखा वेजेस एंड सैलरीज, तो मैंने सैलरीज क्यों लिखा यार? सैलरीज तो आना ही नहीं चाहिए ना, फैक्ट्री में कौन सैलरीज देता है? फैक्ट्री में तो सिर्फ लेबर होता है ना, और लेबर को तो वेजेस दी जाती है, तो सैलरीज कहाँ से आया? मेरा ये सवाल है। नहीं, मशीनरी गलत है यार, आर्यन छाबरा भाई बिल्कुल गलत है। पावर वो बाद में बात करेंगे, पावर की मोहम्मद सैम भाई। गुड्स की भी गलत है यार, सैलरीज कैसे देंगे यार, जरा मुझे बताया जाए। वेजेस पहले आया है ना माही, थोड़ा थोड़ा सही पकड़ रहे हैं आप, वेजेस पहले है। सचियार सिंह सही पकड़ रहे हैं, वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्ट। अच्छा, तो वेजेस पहले आने से क्या मतलब हो गया? चलो बताओ, यही बता दो मुझे। पहले वेजेस आया है तो उससे क्या माही? यू हैव अर्नड द सीट ऑफ मॉडरेटर। जो आंसर्स अच्छे अच्छे देते जाएगा मैं उसको मॉडरेटर बनाते जाऊंगा। दैट मीन्स आप चैट को भी रेगुलेट कर सकते हैं। तो चलो यार माही, मैंने तुम्हें भी मॉडरेटर बना दिया है, बिकॉज वेजेस रिटर्न फर्स्ट एंड वेजेस आर डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? फोरमैन सुपरिटेंडेंट, डेजी ने सही आंसर दिया है। आशीष कुमार, क्लास में बताया अगर वेजेस पहले है तो वो डायरेक्ट है, बट लॉजिक नहीं बताया। अच्छा भाई, मैनेजर्स भी होते हैं। देखो यार, अकाउंटिंग का सिंपल सा फंडा मैं बताता हूं, और ये बहुत बेसिक कॉमन सेंस वाला फंडा है। जो पहले लिखा जाता है वेटेज उसका ज़्यादा माना जाता है, कि लमसम में जो फैक्ट्री के अंदर दिया जाता है वो वेजेस है। लेकिन क्योंकि फैक्ट्री को रेगुलेट करने के लिए कुछ फंक्शनल फोरमैन भी होने चाहिए, कुछ मैनेजर्स भी होने चाहिए, तो कुछ लोगों को सैलरीज भी दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वेजेस पहले दी जाती है और सैलरीज उसके बाद कुछ एक लोगों को दी जाती है जो मैनेज करने का काम करते हैं। तो इसलिए वेजेस के पहले आने का मतलब यह है कि वेजेस का वेटेज ज़्यादा है, और मैक्सिमम फैक्ट्री के अंदर जो पे आउट किया जाता है लेबर्स को वो वेजेस होता है, और सैलरीज कुछ एक आध दो पांच लोगों को ही दिया जाता है। तो हमने चालू किया ओपनिंग स्टॉक से, जो कि हमारा नंबर 1 था। हम वेजेस पे आए, जो कि हमारा नंबर 2 है। वेजेस एंड सैलरीज ने क्या बताया कि हाँ भाई, जो भी प्रोडक्शन होगा उसके साथ हमें वेजेस एंड सैलरीज भी देनी पड़ेंगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले साल का जो बचा हुआ स्टॉक है, जो करंट ईयर में आके ओपनिंग स्टॉक हो गया है, उसी से पूरा प्रोडक्शन हो जाए? मुझे तो नहीं लगता। हाँ भैया, पिछले साल में हमारे घर में भी कुछ आटा बच गया था, इसका मतलब ये नहीं कि नए साल में हम आटा नहीं खरीद के लेके आएंगे। ज़रूरत पड़ेगी भैया, नेसेसिटी है। ऐसे ही कंपनी को भी खरीदना पड़ता है, तो कंपनी भी परचेज करती है और वो कहलाता है परचेजेस। और परचेजेस से आपको मालूम ही होगा, परचेज रिटर्न माइनस होता है, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है रिटर्न आउटवर्ड्स। जो परचेज करके आप माइनस करते हो परचेज रिटर्न, उसको रिटर्न आउटवर्ड भी नाम दिया जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा बोल लिया। आगे बढ़ते हैं। परचेजेस भी तो आएगा भाई, लिख दिया यार, बिल्कुल लिख दिया यार, काय को परेशान हो रहे हो? बिल्कुल लिख दिया, परचेज माइनस परचेज रिटर्न करके लिख दिया है। परचेज करना पड़ेगा। खुशी बिल्कुल सही जा रहे हो अब आप, ये हुई ना बात, आप कॉन्फिडेंट लग रही है यार खुशी यार। रूपांशु भी बिल्कुल सही जा रहा है यार, क्या बात है, माहौल बना रहे हो तुम लोग तो यार। ऐसे बनना चाहिए ना यार, हाँ लगना चाहिए अपन पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, सही जा रहे, लेकिन भाई ऐसी बनाना पड़ेगा भाई माहौल, तभी मज़ा आएगा। अपन यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मैं आगे जाने वाला हूँ। अभी आगे जाऊँ क्या? बिल्कुल ठीक है, जैसा आप लोग हुक्म करें मैं आगे चला जाता हूँ, जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा चलता चला जाएगा। अब परचेज भी कर लिया, ओपनिंग स्टॉक भी है, लेबर वगैरह भी है, तो फिर यार फैक्ट्री में कोल भी तो लगेगा, फ्यूल भी तो लगेगा, गैस भी तो लगेगा। तो कोल फ्यूल गैस मैंने अलग लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पार स्लैश करके
इलेक्ट्रिसिटी। मुझे बताओ दोनों में से गलत कौन सा है। कोल फ्यूल गैस तो सही है, वो मुझे पता है। टू पावर स्लैश इलेक्ट्रिसिटी लिखा है मैंने, इसमें से गलत कौन सा है? जल्दी बताओ भाई, मैं वेट कर रहा हूँ बड़े बेसब्री से। कोल फ्यूल गैस अलग कर दिया, पावर एंड फ्यूल इट्स गुड, आर्यन छाबड़ा बिल्कुल सही जा रहा हो, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ गलत कौन सा है दोनों में से। टू करके मैंने लिखा है पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, मुझे बताओ इसमें से गलत कौन सा है। मैं पावर पे क्रॉस लगाऊं या इलेक्ट्रिसिटी पे क्रॉस लगाऊं? इलेक्ट्रिसिटी गलत है, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिसिटी गलत है। ओके भाई, जैसा आप लोग बोलो, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पे क्रॉस लगा दिया। और जिन लोगों ने भी इलेक्ट्रिसिटी आंसर दिया, बधाई हो, तुम लोग बिल्कुल सही जा रहे हो। तुम लोग के कंसेप्ट शुरुआत से स्ट्रांग हैं, और भी मैं कर दूंगा, क्योंकि ये चीज़ें बाद में प्रॉब्लम करती हैं जब हमारे फुल मार्क्स नहीं आते हैं। और कॉमर्स बाबा से जितने लोग पढ़ के गए हैं, फुल मार्क्स ऐसे ही आते हैं जब हम बहुत बेसिक चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को क्यों नहीं लिया? बिकॉज फैक्ट्री में छोटे छोटे खटके नहीं होते दबाने के लिए, फैक्ट्री में हैवी मशीन्स के लिए जनरेटर्स लगे होते हैं, अलग लेवल पे बिजली प्रोडक्शन चल रहा होता है, अलग लेवल पे पावर जनरेशन चल रहा होता है, ना कि इलेक्ट्रिसिटी होता है। फैक्ट्री के अंदर तुम ट्यूबलाइट नहीं जलाते हो जाके, फैक्ट्री के अंदर तुम्हें प्रोडक्शन करना है और तुम उसके हिसाब से चीज़ें करते हो। तो यस, फैक्ट्री के अंदर पावर होता है, लमसम लेवल पे होता है, ना कि इलेक्ट्रिसिटी। तो यार यहाँ तक तो बिल्कुल सही जा रहे हो। फिर यार तुम्हें फ्रेट भी भरना पड़ता है। फ्रेट मतलब हिंदी में बोला जाता है भाड़ा, या फिर इसको एक और नाम दे देते हैं हम, कैरियज इनवर्ड। अब इसके लिए पता है मुझे, है ना, बहुत अच्छे से तुम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल देके मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा ना तो तुम लोग फिर बोलोगे यार बाबा जी यार समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे थे। तो यार ये जो मैं पूरा बता रहा हूँ ना, इसके अंदर अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज़रा देखो इनवर्ड क्यों बोलते हैं, वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ये मैंने रोड बनाई थी भाई, देखो यार कॉमर्स वाले कोई भी काम बिना बात के एक्स्ट्रा में नहीं करते। होगा क्या, मार्केट में दो तरह की जगह होती है, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कृपया करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मार्केट में यार ये दो तरह की जगह होती है। एक होता है जहाँ से एक बिजनेस परचेज करता है, मैं इसको नीचे कर देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत दिख जाए इसमें। ये रहा, मार्केट में एक ऐसी जगह है जहाँ से बिजनेस परचेज करता है। मैं बहुत प्यार से लिख देता हूँ, बहुत गंदा लिखा था मैंने। एक जगह हो गई जहाँ से बिजनेस परचेजेस करता है, और एक होता है जहाँ पे बिजनेस सेल्स करता है, ठीक है। मैथ्स एंड फिजिक्स बिल्कुल यार, लॉजिक पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार एक बार मेरी भी सुन लो। तो एक जगह हो गई जहाँ से बिजनेस परचेज कर रहा है, और एक जगह हो गई जहाँ से बिजनेस सेल कर रहा है, सेल्स कर रहा है बेसिकली। तो अब होगा क्या, जब बिजनेस कुछ भी परचेज करेगा तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ परचेज करके अंदर लेके आना पड़ेगी मार्केट से, बढ़िया सी एक गाड़ी में। ये मैंने बढ़िया गाड़ी बना दी, ठीक है। इस गाड़ी में जो भी आपने परचेज किया है आप वो अंदर लेके आओगे और सीधे फैक्ट्री में लेके आओगे। तो मुझे ये बताओ कि ये इनवर्ड हुआ या आउटवर्ड हुआ, जो रॉ मटेरियल आ रहा है ये भाई इनवर्ड हुआ या आउटवर्ड हुआ? छी यार कितना गंदा हो गया, सॉरी। हाँ भाई, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये इनवर्ड हुआ या आउटवर्ड हुआ? जो मार्केट से परचेज करते हुए आप फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो, जो आपने परचेजेस की है। परचेजेस कहाँ की है, मैंने आपको परचेजेस बताया था, ये रही आपकी परचेजेस। जो मैंने परचेज किया है ये लिखा है मैंने परचेजेस। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये जो परचेज किया मैंने, इसके लिए हम सामान अंदर लेके आए या बाहर लेके गए? इनवर्ड। इसलिए फैक्ट्री के अंदर देखना भाई, वेयर हाउस के अंदर हमेशा जो सामान रखा जाता है वो फिनिश गुड रखा जाता है ना। और जो भी हमारा सामान फैक्ट्री में होता है वो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल होता है। इसलिए याद रखना, जब भी तुम मार्केट से कुछ भी परचेज करके लेके आओगे बिजनेस के लिए, तो वो सीधे जाके फैक्ट्री में जाएगा, ना कि वेयर हाउस में। जितना भी रॉ मटेरियल आता है वो हमेशा वेयर हाउस में रखा जाता, सॉरी, वो हमेशा फैक्ट्री में रखा जाता है, माय मिस्टेक। वो हमेशा फैक्ट्री में रखा जाता है सो दैट प्रोडक्शन में कभी भी प्रॉब्लम ना हो, प्रोडक्शन फटाफट हो सके। और जब प्रोडक्शन हो जाता है फैक्ट्री के अंदर, तो वहां से सामान निकाल के फिर वेयर हाउस में लेके जाया जाता है। मतलब फिनिश गुड्स जो हैं वो वेयर हाउस में रखे जाते हैं, और जो रॉ मटेरियल है वो सीधे फैक्ट्री में पहुंचता है। तो अगर फ्रेट और कैरियर इनवर्ड है तो वो फैक्ट्री का पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया गाड़ी आती है और सीधे फैक्ट्री में जाके रुक जाती है। खुशी, कैरियर इनवर्ड समझ में आया कि नहीं? मुझे पहले इसका आंसर दो। बाबा जी इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे हुआ? इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, मैं पहले ही बता दूं माही। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता। कैरियर इनवर्ड, खुशी अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो यस टाइप कर देना, आउटवर्ड मैं तुम्हें समझाऊंगा, अभी उसमें टाइम है।
पहले इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो सबका यस आ जाना चाहिए कि फ्रेट और कैरियर इन्वर्ट तक अपन आ चुके हैं। भाइयों, अगर तुम वीडियो में यहां तक आ गए हो ना, तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। मैं इससे ज़्यादा वैसे कुछ चाहता नहीं हूं, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इन स्टडीज़ में कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूं, तुम्हें लगता है कि मैं उस लेवल पे तुम्हें लेके आ रहा हूं जहां पे तुम्हें वाकई में ये क्लासेस फ्रूटफुल लग रही है, तो एक और अनाउंसमेंट तुम्हारे लिए यहाँ बीच में है। ब्रेक भी हो जाएगा, मेरी बात भी सुन लोगे। अगर तुम चाहो तो सीबी फैमिली का पार्ट बन सकते हो। उसमें तुम्हें ये जो 1 महीने का पूरा कंटेंट है ना, ये जो सारे वीडियोस हैं पूरे 1 मंथ के, ये तुम्हें पूरे इकट्ठे मिल जाया करेंगे और तुम्हारी 1 महीने की पढ़ाई भी पूरी इकट्ठी हो जाएगी। तुम जब चाहे तब देख सकते हो, ये वीडियो आराम से देख सकते हो। तुम्हें एडवांस में मिल जाया करेंगे जैसे ही मंथ चालू होगा। जैसे ये जून का मंथ है तो तुम्हें जून का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। दूसरी चीज, यहां पे जो इस सीबी फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप बहुत छोटे छोटे रहेंगे। इसमें कुछ ही लोग इकट्ठे होंगे, मे बी 50, मे बी 60, मे बी 70 स्टूडेंट्स या 70 मेंबर्स रहेंगे, जो एक बहुत छोटा सा ग्रुप रहेगा जिसके अंदर तुम कभी भी इंटरेक्ट करके अपनी डाउट सॉल्व कर सकते हो। और जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए एक न्यूज़ है कि तुम्हारे लिए गर्ल पार करके एक अलग से ग्रुप बनता है जिसमें तुम आराम से डिस्कशंस कर सकते हो, फील सेफ कर सकते हो कि यार नहीं यार, मुझे कोई ऐसा नहीं है, कोई मतलब अजीब सा लड़का नहीं है जो बिना बात के छेड़ रहा है, अजीब सी बातें कर रहा है। तो एक गर्ल पावर ग्रुप है, वहां पे तुम आराम से तुम्हारे सीनियर से भी इंटरेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा तुम्हें डिस्कॉर्ड पे स्पेशल पावर मिलेगी। अब ये डिस्कॉर्ड क्या है? डिस्कॉर्ड एक ऐसी जगह है जहां पे तुम अपना पैशन, जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं या जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें आगे परस्यू करना है, उस रिलेटेड तुम अपने डिस्कशंस कर सकते हो। इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्स का सर्वर है, वहां पे आके तुम्हें एक स्पेशल पावर दे दी जाएगी सो दैट तुम जब इंटरेक्ट करो तो तुम्हारे नाम के सामने लिखा हो कि भाई तुम स्पेसिफिक पावर के साथ उस डिस्कॉर्ड सर्वर पे बैठे हो। और साथ ही साथ में तुम्हारे पास नोट्स होंगे, जो टेस्ट शीट्स आया करेंगी वो तुम्हारे पास रहेंगी उन स्पेसिफिक चैप्टर्स की। ये पूरा कंटेंट तुम्हें मिलेगा सीबी फैमिली में। अब ये सीबी फैमिली का सब्सक्रिप्शन तुम्हें मिलेगा कहां से? कुछ नहीं करना है, तुम्हें गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे कॉमर्स बाबा ऐप मिलेगी, डाउनलोड करो। जब कॉमर्स बाबा ऐप डाउनलोड हो जाए तुम रजिस्टर कर लो खुद को, वहां पे स्टोर सेक्शन पे जाना, तुम्हें सीबी फैमिली मिल जाएगा, जाके उसमें एनरोल करा लेना। ये सारे पर्क्स तुम्हारे हैं। आगे बढ़ते हैं। सचियार भाई, इलेक्ट्रिसिटी गलत है, इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री के अंदर नहीं आता है। ओके गुड, सबके यस आना चालू हो गए। पार डायरेक्ट एक्सपेंस है, पार यस, पार मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी जितने भी लिख रखे हैं ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही हैं, जितने भी मैंने लिख रखे हैं चेक कर लो एक बार। ये जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ये सारे जो हैं, मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट्री रिलेटेड आइटम्स की, ये सारे फैक्ट्री रिलेटेड आइटम्स हैं जितने भी लिखे हुए हैं। पार डायरेक्ट एक्सपेंस है, बिल्कुल सही बोला है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, पार डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ओके सचियार सिंह भाई, बिल्कुल यार बिल्कुल। तो चलो, सबको समझ में आ गया यहाँ पे। मेरे को अभी कुछ लोगों के रिप्लाई, मैं वेट कर रहा हूँ सबके रिप्लाई आने का, भी कुछ लोगों के रिप्लाई नहीं है, और क्यों नहीं है मैं ये जानना चाहता हूँ। ओके गुड, अब सही जा रहे हैं हम, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। ठीक है, चलो डन, आगे बढ़ते हैं। अब आगे ना सबके रिप्लाई, यही तो चाहिए ना यार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यार, और मैं कुछ और इंटरेस्टिंग तुम्हें बताने वाला हूँ उसके अंदर, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज़ें ली जाती हैं भाई। तो यार इसके बाद एक चीज़ पे ध्यान देना। जब मैंने तुम लोग को इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी कि ये चीज़ें तुम्हें लेनी है और ये पार्ट बनती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, तो ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि नेक्स्ट जल्दी से एक पेज निकालो और उसके अंदर जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो लिखना चालू करो। तो मैं कुछ अब बताने वाला हूँ, उस पर प्लीज़ ध्यान देना तुम लोग। मैं बहुत अब इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। तो यार मैंने तुम लोगों से जब पूछा तो तुमने मुझे 2 आंसर दिए कि यार एक कंपनी जो है वो प्रोडक्शन करती है, ठीक है, या फिर मैं जिस दूसरे आंसर पे तुम सबके साथ एग्री हुआ वो था कि एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। पूरा ही लिख दे रहा है यार। एक कंपनी या तो प्रोडक्शन करती है या तो मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब यार तुमने सुना होगा फिल्म, नहीं यार भाई, मैं आउटवर्ड के बारे में तुम्हें समझाऊंगा। आउटवर्ड को भूल जाओ, फैक्ट्री में आते ही नहीं है। मैंने सीधी सी बात बताई ना, गाड़ी चली 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 चली, मैं नर्सरी जैसे क्यों पढ़ा रहा हूँ, बट ठीक है, गाड़ी चली 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 और फैक्ट्री के अंदर आती है। इसलिए फैक्ट्री में वही चीज़ लोगे यार जो इनवर्ड वाला है। देखो देखो देखो, मैंने ये गाड़ी को दिखाया धुआं उड़ते हुए, और सीधे जो गाड़ी है ना वो आ रही है सीधे इनवर्ड फैक्ट्री में। अगर गाड़ी आती है तो कभी भी ऑफिस नहीं जाएगी, कभी भी वेयर हाउस नहीं जाएगी, गाड़ी सीधे परचेज करके कहाँ पे एंटर होगी? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में अगर कोई चीज़ आएगी तो मैंने बहुत क्लियरली तुम लोगों को क्या बताया कि वो इनवर्ड में ही आएगी। कुछ भी हो जाए इनवर्ड में ही आएगा। फैक्ट्री में अगर कुछ भी आएगा इनवर्ड आएगा, खत्म कहानी।
अब मैं तुम लोग को उसी से रिलेटेड कुछ और भी बताने वाला हूँ, तो उस पर भी ध्यान दे लेना। आई होप मैं क्लियर हूँ इस चीज़ को लेके, और मैं लॉजिक भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, मैं बहुत अच्छे से लॉजिक भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे उस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम है कि लोगों को लॉजिक नहीं पता होता है। तो अपन ने यहाँ पे ले लिया दो चीज़ें भाई, मैन्युफैक्चरिंग ले ली और प्रोडक्शन ले लिया। ये तुमने और मैंने म्यूचुअली डिस्कस किया था, और ये हम बात कर रहे हैं भाई कंपनी के बारे में। ठीक है भाई, ये कंपनी के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं कि कंपनी जो है या तो मैन्युफैक्चरिंग करती है या तो प्रोडक्शन करती है। अब बहुत क्लियरली बात ध्यान से सुनना, हर इंसान का अपना एक काम होता है। डॉक्टर पेशेंट को ऑपरेट करता है, मिलिट्री अगर अपना काम करती है तो बोलती है वी हैव कंडक्टेड एन ऑपरेशन, डॉक्टर अपना ऑपरेशन करता है। टीचर का पढ़ाना वो उसका अपना ऑपरेशन है। सब अपने आप में अपने काम को ऑपरेशन नाम दे सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस जो है वो भी अपने काम को ऑपरेशन बोल सकती है। याद रखना, जो बिजनेस काम करता है वो भी अपने काम को ऑपरेशन बोल सकता है, क्योंकि जो इंसान काम करे वो ऑपरेशन बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा, क्या दिक्कत है उसे बोलने में। तो प्रोडक्शन बोलो, मैन्युफैक्चरिंग बोलो या ऑपरेशन बोलो, लेकिन हमारा अकाउंटिंग जो है ना वो नॉर्मल चीज़ें नहीं छूता। वो बोलता है प्रोडक्शन तो बहुत कॉमन है सुनने में, मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत कॉमन है, तो हम ऑपरेशन की बात करेंगे। वॉट एवर बिजनेस डू, बेसिकली वो बोलते हैं कि जो भी बिजनेस करे वो बिजनेस ऑपरेशन कर रहा है, अपने बिजनेस प्रोडक्शन कर रहा है वो बिजनेस का ऑपरेशन है, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो भी बिजनेस का ऑपरेशन है। यानी वॉट एवर बिजनेस इज डूइंग इट्स देयर ऑपरेशन। कशिश ने पूछा है प्रोडक्शन और ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है। लिटरली कोई डिफरेंस नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग को डाउन बिल्कुल वहीं तक आ जाता है कि गुड्स ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोडक्शन में यूटिलिटीज भी आ जाती हैं। तो अगर प्रोडक्शन की बात है तो थोड़ा वेग हो जाता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग क्लियरली है कि कुछ आप आउटपुट प्रोड्यूस कर ही रहे हो। तो फिर से अगर मैं अकाउंटिंग टर्म में बात करूं, वेदर इट इज प्रोडक्शन और इट इज मैन्युफैक्चरिंग और इट इज ऑपरेशन, सब सेम है। यहां तक समझ में आया? क्योंकि मैं फिर कुछ और बताने वाला हूं। इसलिए बिजनेस जो है वो अपने आप को फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई कर देता है यहाँ तक आने के बाद। और बिजनेस बोलता है कि भैया हम थोड़ा डिस्कस तो कर लें डिटेल में कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो बिजनेस बोलता है इसके आगे कि ऑपरेशन जो है, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, पहले इसको हटाता हूँ। बिजनेस जो है वो बोलता है कि वॉट एवर वी डू वो कहलाएगी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो हम कर रहे हैं प्रोडक्शन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगेन मैं बोलूंगा मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्शन। तो बिजनेस जो भी प्रोडक्शन करेगा बिजनेस उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलेगा। यानी बिजनेस जो भी प्रोडक्शन करेगा बिजनेस उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी नाम दे देगा। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी दो पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एक होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लिख लो जल्दी से, क्योंकि यहां से मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना चीज़ें चालू कर रहा हूं ताकि तुम लोगों को डिटेल में मैं चीज़ें सिखा सकूं। मैं बहुत प्यार मोहब्बत से आया हूं यहां तक, तो प्लीज़ यहां तक नोट डाउन करते चलना बहुत अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारी पूरी एनालिसिस को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगी जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। एंड बिलीव मी, तुम्हें रेशियोज़ के कभी भी फॉर्मूलेज याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। शुरुआत से आते हैं। एक बिजनेस अपना काम शुरू करता है प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन को एक और नाम दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का नया नामकरण जो मैंने आज बताया वो है ऑपरेशन। कंपनी जो भी काम करती है, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करती है, कंपनी उसको नाम दे देती है ऑपरेशन। ये रहा, ध्यान से देख लेना कि कंपनी ने जो भी काम किया, कंपनी ने जो भी आउटपुट प्रोड्यूस किया, कंपनी ने उसको नाम दे दिया ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन को हम एक और तरीके से नाम दे सकते हैं और वो है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हमने उसको नाम दे दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर से मैंने तुम लोग को बताया कि ऑपरेशन ही है और कुछ नहीं है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, वाओ ध्यान से देखिए, मैंने लिखा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब यार ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो ऑपरेटिंग है ही नहीं। तो यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस हमेशा ऑपरेटिंग खर्चे ही करे। हो सकता है कई बार बिजनेस वो खर्चे भी करे जो ऑपरेशन से रिलेटेड ही नहीं है। मेरा भाई पैसे कमाने का मुख्य जरिया है कि मैं टीचिंग करता हूं, माय ऑपरेटिंग इनकम। लेकिन मैं चोट्टा पाई भी कर देता हूं, कभी कभार न्यूज़पेपर भी बेच देता हूं घर पे रखे हुए जो रद्दी है, और रद्दी से भी मुझे पैसा मिल जाता है। तो वो हो गई मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक तरीके से देखा जाए तो। ऐसी ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
अगर मैं जॉब करता हूँ और मैं पेट्रोल डलवाता हूँ अपनी बाइक में, अपनी कार में ऑफिस तक जाने के लिए, मेरे ऑपरेटिंग खर्चे हैं, मेरे रोज़मर्रा के खर्चे हैं, इसी के थ्रू मैं ऑपरेट कर पाता हूँ। और अगर किसी दिन कोई मेरी गाड़ी की सीट फाड़ जाए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मैंने सोचा नहीं था लेकिन हो गया खर्चा, लॉस हो गया मेरे को, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सीधी बात ये है, ये हमेशा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता, ये प्रोडक्शन से कभी भी कैसे भी रिलेटेड नहीं होते हैं। तो अभी जब मैं इस चार्ट को आगे बनाऊंगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर मैं आपको मेनली समझाऊंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में, ना कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये वाले अभी हम फ्यूचर के लिए रख देंगे। देखा आशीष कुमार चौधरी, मैंने समझा दिया ना कि ऑपरेटिंग के अंदर नॉन ऑपरेटिंग कैसे आया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही नॉन ऑपरेटिंग छुपा हुआ होता है। मैं यही समझाना चाह रहा था कि बिजनेस तो पूरा ऑपरेशनल है ना, बिजनेस के अंदर कहीं पे छुपा हुआ है ये नॉन ऑपरेटिंग, बिजनेस का ही पार्ट बना हुआ है ये नॉन ऑपरेटिंग। लेकिन बिजनेस में कहीं पे भी ये सपोर्टिव नहीं है, बिजनेस में कहीं से भी कोई मीनिंग नहीं दे रहा है ये, लेकिन हो जाते खर्चे तो लिखना तो पड़ता है भाई। नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखना, मैं किसी को भी एक्सपेंस या इनकम तब तक नहीं बोलूंगा जब तक वो बेसिकली पैसे से रिलेटेड नहीं होगा। मतलब अगर मैं यहां पे कुछ भी डिस्कस कर रहा हूं तो सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हैं। नॉन ऑपरेटिंग आर अनएक्सपेक्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम, बट ऐसा नहीं है, कई बार कंपनी इनको कैलकुलेट भी करती है, कई बार कंपनीज इनको कैलकुलेट भी करती है। मैं उसके बारे में खैर अभी डिटेल में बताऊंगा, तो काय को टेंशन ले रहा हूँ, मैं हूं ना यहाँ पे, काय को टेंशन ले रहा हूँ। अभी पहले आगे मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बता देता हूँ, उसके बाद बैड डेट इज ऑपरेशनल, नॉट नॉन ऑपरेशनल, बैड डेट इज ऑपरेटिंग। वो भी क्यों, वो समझ में आ जाएगा, मेरे साथ चलते चले जाओ। डेप्रिसिएशन इज नॉन ऑपरेटिंग, अगेन नो कॉमेंट। सागरिका, इसके बारे में बताऊंगा। जो तुम लोग पूछ रहे हो, बिलीव मी, इफ आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेज, आई नो तुम्हारे क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं और मैं हर वो चीज़ क्लियर करूंगा। बस 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, अच्छे से सुन लो, सब समझ में आ जाएगा। माही, अगेन मैंने क्या बोला, थोड़ा सा वेट करो, मैं डोनेशन के बारे में बता दूंगा, प्रोविजन के बारे में बता दूंगा, सब बताऊंगा, थोड़ा सा रुको। सो यार, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2 तरीके से कन्वर्ट हो गए, एक तो हमारी फैक्ट्री और दूसरा हमारा वेयरहाउस एंड ऑफिस। अब मैंने फैक्ट्री को अलग क्यों रखा और वेयरहाउस और ऑफिस को अलग क्यों रखा, क्योंकि फैक्ट्री जो है, मैं तुम लोग को अभी सिखाया था कि फैक्ट्री डायरेक्टली रिलेटेड होती है ऑपरेशन से। तो मैं इसको लिख भी सकता हूं, अगर तुम लोग बोलोगे तो भाई मैं वो भी लिख दूंगा। जो फैक्ट्री होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑपरेशन है। और वेयरहाउस और ऑफिस, भैया ये दोनों के बारे में बता रहा हूं मैं। वेयरहाउस और ऑफिस ये हाँ हेल्प करते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। मतलब इनके बिना ऐसा नहीं कि काम चल जाएगा, इनके बिना कभी भी काम नहीं चल सकता, इनका भी होना उतना ही ज़रूरी है वेयरहाउस और ऑफिस का, लेकिन वो इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। किससे, मैं वो भी लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप भी अपनी कॉपी में लिख लें। इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ऑपरेशंस, क्योंकि भाई डायरेक्ट तो एक ही हो सकता है, बाकी रिलेशन इनडायरेक्ट ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि तुम लोग नोट कर लो, याद रख लेना, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। डायरेक्ट तो सिर्फ एक ही हो सकता है, ऐसा नहीं तू भी डायरेक्ट, तू भी डायरेक्ट, तू भी सब डायरेक्ट हो गए, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट सिर्फ एक ही होगा, बाकी सारे इनडायरेक्ट कहलाते हैं। सो डायरेक्ट इज वन विच इज फैक्ट्री, बाकी 2 रिमेनिंग बेचारे ऑटोमेटिकली क्या हो गए, इनडायरेक्टली रिलेटेड हो गए। तो यार अभी मैंने टॉपिक क्या चालू किया था, देखो ज़रा, मैं इसको अंडरलाइन फिर से कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना मैं क्या क्या गोद रहा हूँ। मैं एक्सपेंसेस को यहाँ पे बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रहा हूँ। मैं एक्सपेंसेस की बात कर रहा था, एक्सपेंसेस फैक्ट्री में भी होते हैं, ये मैंने टिक लगाया। जो एक्सपेंसेस हैं फैक्ट्री में भी होते हैं, और वही एक्सपेंसेस वेयरहाउस और ऑफिस में भी होते हैं, दोनों जगह होते हैं। फैक्ट्री में होने वाले खर्चे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि फैक्ट्री के जो खर्चे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। और भाई ये भी सुन लेना कि जो हमारे वेयरहाउस हैं और हमारा जो ऑफिस है, ये देख लो यहाँ पे वेयरहाउस और ऑफिस जो है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, तो वो कौन से खर्चे होंगे मैं लिख के बस ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, तुम लोग मुझे बताओगे तो मैं फिल कर दूंगा। मैं एक्सपेंसेस लिख दे रहा, लेकिन मैं ये नहीं लिख रहा कि वो कौन से एक्सपेंसेस कहलाएंगे। माही ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सर इट इज़ बिकॉज वेयरहाउस एंड ऑफिस अफेक्ट नहीं करते आउटपुट को। बिल्कुल सही कहा, वो डायरेक्टली अफेक्ट किसी तरह नहीं करते आउटपुट को। जल्दी बताओ यार,
जो ये वेयर हाउस हो गया या ऑफिस हो गया, ये इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं ऑपरेशन से। तो यहाँ पे होने वाले खर्चे, जो वेयर हाउस में खर्चे हो रहे हैं, जो ऑफिस में खर्चे हो रहे हैं, वो कौन से खर्चे हुए? अरे वाह, ठीक है, सबने बोल दिया तो बाबा जी ने लिख दिया भाई, वो कहलाते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मज़ा ही आ गया। तो यानी कितनी सारी चीज़ें सीख ली, तुम लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन हमने छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी यहाँ पे सीख ली है। तो यार पहली चीज़ तो मैंने तुम लोगों को जो बताई है वो वहाँ से शुरू होती है। अरे बिल्कुल सही जा रहे हो यार नरेंद्र यादव भाई, आप बिल्कुल चैंपियन हो गए। कशिश बिल्कुल सही, सच यार मज़ा ही आ गया। बिशांका सरकार, लक्ष्मी बिल्कुल सही, आशीष, गिनी, आर्यन, खुशी, सब सही जा रहे हो। जशन बिल्कुल सही भाई। फेरो मैथ्स एंड फिजिक्स बिल्कुल सही है भाई। आदित्य भाई बिल्कुल सही। मोहम्मद सैम बिल्कुल सही, सही जा रहे हो। अब मैं इसमें आगे चीज़ बताने वाला हूँ। देखो भाई, जो भी एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं या जो भी एक्सपेंसेस फैक्ट्री के होते हैं, याद रखना वो जाते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब जो वेयर हाउस और ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, वो हमारे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। लिख लो इस चीज़ को। सिर्फ फैक्ट्री के खर्चे, मतलब माइंड में कभी भी इमेजिनेशन आए तो ये वाला तुम्हें बिल्कुल बाबा जी की गंदी सी ड्राइंग दिमाग में आ जानी चाहिए कि बाबा जी ने बताया था फैक्ट्री के अंदर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम लोग भी अपनी ड्राइंग के अंदर लिख लेना। फैक्ट्री यानी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और ऑफिस के भी सारे आइटम्स P&L अकाउंट के अंदर। ये कृपया करके लिख लेना क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब तुम्हें यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता, कभी कंफ्यूज नहीं कर सकता। कोई भी अगर कभी तुमसे पूछता है तो तुम्हें पता रहेगा, हाँ यार हाँ, जितने भी फैक्ट्री वाले खर्चे हैं, जितने भी फैक्ट्री वाले खर्चे हैं, वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट वाले हैं। वेयर हाउस और ऑफिस वाले सारे P&L के अंदर आते हैं। ये बाबा जी ने बहुत अच्छे से सिखा दिया है। और फैक्ट्री में आने वाले खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, बाकी वेयर हाउस और ऑफिस में आने वाले खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इतना तो आना चाहिए मेरे ख्याल से। आई होप तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। येस और नो में मुझे जवाब चाहिए। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे बताओ, क्योंकि मैं इसके बाद एक और चीज़ तुम्हें बताने वाला हूँ। अविराज, परचेज ऑफ मशीन एसेट होता है, हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की अविराज। तो यार बिल्कुल ध्यान दो, अभी हम मशीन की बात नहीं करेंगे, लैंड प्लांट फर्नीचर की बात नहीं करेंगे, बिल्डिंग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे एसेट्स हैं। हम एसेट्स की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो पार्ले जी के बिस्किट प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। हमने बात की है सिर्फ पार्ले जी प्रोड्यूस करने की, कि वो मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, लैंड के थ्रू हम जो पार्ले जी बना रहे हैं ना भाई, वो उसकी बात कर रहे हैं भाई। हम पार्ले जी के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो मैं आगे तुम्हें कुछ बड़ा अच्छा बताने वाला हूँ, ताकि तुम लोगों को भी और थोड़ा सा मज़ा आ जाए और लगे यार कि हाँ आज पढ़ाई तो अच्छी हुई है। तो भाई देखो यार, मैंने तुम्हें ये चीज़ तो बता दी कि यार खर्चे जो होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन अभी तक मैंने इनकम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया यार। तो चलो यार इनकम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बताओ भाई, इनकम के बारे में हम कैसे डिस्कस करें? चलो अच्छा, मैं एक चीज़ के थ्रू बताता हूँ। इनकम जो है ना, वो दो तरह की होती है। ठीक है, मैं इसको एक बहुत शानदार तरीके से बताने वाला हूँ। इनकम जो होती है वो दो तरह से होती है। एक होती है आपकी ऑपरेटिंग इनकम और एक होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है भाई, तो कोई मुझे बताएगा ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है? ऑपरेटिंग इनकम जनरली हम जिसको बोलते हैं वो हमारी है सेल्स या फिर नेट सेल्स। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसके अलावा कोई भी इनकम हो जाए, एनी अदर इनकम, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, जो भी रिसीव हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वगैरह हो गया, कोई भी किसी भी तरह की इनकम हो जाए इसके अलावा, वो सारी की सारी इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। ऑपरेटिंग इनकम सिर्फ एक है, मैंने बोला ना, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री के हैं, यानी डायरेक्टली रिलेटेड फैक्ट्री है तो बाकी सारा इनडायरेक्टली रिलेटेड है। ऐसी ऑपरेटिंग इनकम अगर नेट सेल्स है तो बाकी सारी इनकम नॉन ऑपरेटिंग कहलाएंगी, यानी नेट सेल्स ऑपरेटिंग इनकम है। अब अगर नेट सेल्स ऑपरेटिंग इनकम है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, मैंने बताया था, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो भी ऑपरेशन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है वो कहाँ जाता है बताओ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ तुम सबका ही, मैंने ये इतना लिख के छोड़ दिया। ऑपरेटिंग इनकम होती है नेट सेल्स। ऑपरेटिंग इनकम यानी
प्रोडक्शन से रिलेटेड। प्रोडक्शन से रिलेटेड कैसे होगी? डायरेक्टली रिलेटेड भाई। नेट सेल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, बिकॉज अगेन आप प्रोडक्शन से जो कमाते हो वो सेल्स ही है। तो ये कहाँ जाना चाहिए? फैक्ट्री में, वेयर हाउस में या ऑफिस में? सेल्स कहाँ से एसोसिएटेड होना चाहिए? मृदुल सिंगला ने पूछा है सेल ऑन फिक्स्ड एसेट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नहीं, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो गए, मैं बताऊंगा बिल्कुल। ट्रेडिंग अकाउंट यानी नेट सेल्स रिलेटेड होती है फैक्ट्री से, यानी जो आपने बोला ट्रेडिंग अकाउंट, तो मैं उसके अंदर यहाँ पे लिख भी देता हूँ भाई कि ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। चलो भाई, मज़ा ही आ गया। तो आज मैंने तुम्हें इतनी सारी चीज़ें क्लियर कर दी भाई, और तुम्हें आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। आई होप ये क्लियर है पूरा तुम लोगों को। एक बार मैं लास्ट बार और बता रहा हूँ, ऑपरेटिंग इनकम मैंने पूछा कि भाई बिजनेस की इनकम दो तरह की होती है। एक तो हो गई ऑपरेटिंग इनकम जो आप प्रोडक्शन से कमाते हो, और दूसरी हो गई आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यानी जो आप किसी और सोर्स से कमा लो, मे बी पेपर बेच के या वगैरह वगैरह। तो ऑपरेटिंग इनकम की जब बात आई तो ऑपरेटिंग इनकम अगर बोला जाए कौन सी होती है तो सिर्फ एक होती है, और वो है नेट सेल्स। नेट सेल्स आपके ऑपरेशन से हो रही है, आपके प्रोडक्शन से हो रही है। मतलब नेट सेल्स डायरेक्टली रिलेटेड है आपके प्रोडक्शन से, बिकॉज बेचोगे अपना प्रोडक्शन, अपना प्रोड्यूस, अपना आउटपुट, तभी तो पैसा कमाओगे। तो सेल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसलिए वो फैक्ट्री का पार्ट बनी, यानी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनी। आई होप आशीष मैं दोबारा समझाया होगा, उससे समझ में आ गया होगा। और उसके अलावा कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर होती है, कोई भी अनदर इनकम होती है, तो ऑब्वियसली वो P&L अकाउंट के अंदर ही जाएगी। मतलब एनी अदर इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स विल बी अ पार्ट ऑफ P&L अकाउंट ओनली। आई होप ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो भाई आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मुझे इसमें एक और पेज लेना पड़ेगा क्योंकि मैं इसमें चीज़ें थोड़ी सी समअप करूं ताकि तुम लोगों को चीज़ें समझ में आए। फाइनली जो हमने किया है वो ये किया है, एक पार्ट बनाया हमने फैक्ट्री, और दूसरा पार्ट हमने बनाया वेयर हाउस एंड ऑफिस। ये हमने पार्ट बनाया। फैक्ट्री को मैंने बोला कि फैक्ट्री रिलेटेड होती है डायरेक्टली, देखते जाना, और वेयर हाउस और ऑफिस रिलेटेड होते हैं इनडायरेक्टली। अब फैक्ट्री जो डायरेक्टली रिलेटेड होती है, यानी ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है ऑपरेशन से, और वेयर हाउस एंड ऑफिस इनडायरेक्टली रिलेटेड अगेन होंगे तो इनडायरेक्टली रिलेटेड ऑपरेशन से ही, क्योंकि वेयर हाउस और ऑफिस का कोई काम नहीं है जब तक आप ऑपरेशंस ही नहीं कर रहे हो। ऑपरेशंस मतलब प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो। सिंपल सी बात है, दोनों ही ऑपरेशंस रिलेटेड है। बात इतनी सी है, एक डायरेक्टली रिलेटेड है तो दूसरा इनडायरेक्टली रिलेटेड है। जब मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ तो ऑपरेशन से रिलेटेड अगर ये हैं तो इसके अंदर एक्सपेंसेस भी होंगे और इसके अंदर इनकम भी होंगी। तो भैया जो फैक्ट्री के अंदर डायरेक्टली ऑपरेशंस होते हैं उनके एक्सपेंसेस जो होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। परचेजेस होते हैं, जो ऑलरेडी है उसको नाम दिया जाता है ओपनिंग स्टॉक। रिवाइज करवा रहा हूँ पूरा भाई, देख लो ताकि तुम्हें याद रहे। उसके बाद वेजेस पहले आती हैं। क्यों आती हैं मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ। सैलरीज बाद में क्यों आती है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया है। फ्रेट वगैरह लिया जाता है या कैरियज वगैरह लिया जाता है तो वो दोनों के दोनों इनवर्ड लिए जाते हैं, ये भी मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि फ्रेट और कैरियज जो है वो इनवर्ड क्यों लिया जाता है। मतलब यहाँ तक तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर चल रही है। अब उसके बाद इसके अंदर कोल, फ्यूल, गैस, पार, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। एक और चीज़ है ऑक्ट्रॉय, भाड़ा ही है, याद रख लो अगर लिखने के लिए ध्यान रखो। और पार ली जाती है, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिसिटी नहीं ली जाती है। याद रखना कभी भी कुछ भी हो जाए आपको इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेडिंग में नहीं लेना है। फिर आते हैं वेयरहाउस के बारे में। वेयरहाउस में जो हमारे ऑपरेशंस हैं वो पूरे के पूरे इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, बट इसके लिए अभी अपन नहीं करेंगे। मैं पहले इनकम की बात कर लेता हूँ। फैक्ट्री के अंदर ये मैंने देखा, फैक्ट्री जो डायरेक्टली रिलेटेड होती है ऑपरेशन से, इसके लिए जो इनकम होती है वो इनकम सिर्फ एक होती है और वो इनकम कहलाती है सेल्स, बेसिकली नेट सेल्स। तो यार फैक्ट्री के अंदर इनकम सिर्फ एक है, नेट सेल्स। एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं। यहाँ तक आई होप मैं क्लियर हूँ। अब एक लास्ट चीज़ मैं बताने वाला हूँ, और ये वो डिफरेंट चीज़ है जो तुमने किसी और से नहीं सुनी होगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि वो परसेप्शन कभी किसी ने सोचा ही नहीं है। तो वो मैं बना के ही बता देता हूँ। जब भी हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया,
ये मैंने लिखा ट्रेडिंग अकाउंट। और जब भी हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हमने टू साइड पे तो सब लिख दिया भाई, और बहुत अच्छे से लिखा, ऐसा नहीं है, बड़े अच्छे से। जैसे टू लिखा हमने सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, मुझे पूरा बना के बताना पड़ेगा वरना तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो सॉरी थोड़ा सा बियर कर लेना। फिर आएगा परचेजेस, फिर आएगा वेजेस एंड सैलरीज, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और ट्रेडिंग में ही बाय साइड पे याद हो तो तुम लोगों ने 11th में नेट सेल्स लिखा है और बाय क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा है, ये दो चीज़ें बाय साइड आती हैं। कस्टम ड्यूटी इंक्लूडेड इन परचेजेस आती है, तो कस्टम ड्यूटी को सेपरेटली आपको दिखाना ही नहीं पड़ता है। तो यार मैं बस तुमसे एक सवाल कर रहा हूं कि यार क्लोजिंग स्टॉक बाय साइड पे क्यों आता है? ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो ट्रेडिंग में डेबिट साइड सारे खर्चे आ गए। ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, क्या ये फंडा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लग रहा है? मैं बस लास्ट सवाल तुम लोगों से यही कर रहा हूं, मुझे इस चीज़ का आंसर दो कि ये क्या हुआ, ये मैंने क्या किया बाय नेट सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा मैंने क्यों किया, क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिया? हाँ सचियार सिंह भाई याद तो आया यार, याद तो आया। बताओ मुझे कि मैंने बाय क्लोजिंग स्टॉक करके क्यों लिया, जो मुझे आंसर देगा मान जाएंगे उसको। फंडा नहीं लग रहा, ऐसा क्यों? माही ट्राई करो। नो, क्लोजिंग इज नॉट इनकम, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब वो स्टॉक होता है जो बच गया, कॉज इट रिमेन्ड, तो फिर सेल्स इनकम नहीं होनी चाहिए इस हिसाब से, तो एडजस्टमेंट में होने से कोई दिक्कत नहीं होती। मैं तो पूछ रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक को बाय साइड क्यों लिया गया? इट हैज़ टू बी डायरेक्टेड बाय, बिकॉज नहीं गलत, इट इज़ रॉ मटेरियल फॉर द नेक्स्ट ईयर। कैसे पता कि नेक्स्ट ईयर के लिए रॉ मटेरियल ही है, फिनिश्ड नहीं है? सेल आफ्टर प्रोडक्ट इज़ रेडी, क्यों कि अगले साल के लिए ओपनिंग है रॉ मटेरियल, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। सबके थोड़े थोड़े सही आंसर है, थोड़े थोड़े गलत आंसर है, लेकिन इसका कुछ एक पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन है और वो एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना, ट्रेडिंग अकाउंट इनकम कभी बताता ही नहीं है, जो ग्रॉस प्रॉफिट के थ्रू बताने की कोशिश की जाती है दैट इज़ गुड, वेल एंड गुड, मैं समझता हूँ, जो आपका 2 ग्रॉस प्रॉफिट करके आ जाता है। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट जो पिक्चर पोर्ट्रे करता है वो ये करता है कि देखो भाई ये तो रहा मेरा खर्चा, ठीक है, ये मेरा खर्चा हो गया, ओपनिंग स्टॉक से लेके कैरिएज इनवर्ट तक मेरा पूरा खर्चा हो गया। उसके बाद जब उनसे ऑडिटर सवाल करेंगे, जब उनसे पूछा जाएगा, कोई बाहर का इंसान आएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने के लिए, तो वो पूछेगा कि आपने जो इतना खर्चा कर दिया, ये जो पूरा खर्चा किया भाई, हमें बताओ इसका नेट आउटपुट क्या निकल के आया, नेट क्या हुआ इसका फाइनली? तो आप बोलोगे भैया जी ये जो है ना, इतना हमारा बिक गया, इतना हमारा बच गया। दिस इज द पाप पुण्य का लेखा जोखा फॉर ऑल द एक्सपेंसेस दैट यू हैव इनकर्ड, ये उसका लेखा जोखा है। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को सेल्स के साथ लेना पड़ता है, बिकॉज हम बताते हैं कि दिस इज व्हाट वी हैव सोल्ड इन द मार्केट एंड द रिमेनिंग इज द क्लोजिंग स्टॉक। आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा। तो मैंने क्या बताया कि ये वो है जो बिक गया मार्केट में, और ये वो है जो बच गया, जो मार्केट में बिक नहीं पाया है। नाउ बिल्कुल सही है, ये 3 पार्ट में हो सकता है। एक जो आपने बोला बिल्कुल रॉ मटेरियल हो सकता है, दूसरा रॉ मटेरियल ना होते हुए ये सेमी फिनिश्ड हो सकता है कि आधा बन गया हो आधा नहीं बना हो, और हो सकता है फिनिश्ड भी हो, यानी आउटपुट पूरा हो चुका है, प्रोडक्शन पूरा हो चुका है, लेकिन मार्केट में बिक नहीं पाया। तो ये इसका कोर रीजन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लक्ष्मी जी मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक से लेकर, ये देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक से लेकर कैरिएज इनवर्ट तक सारे खर्चे कर दिए, आपने रॉ मटेरियल लिया, आपने प्रोडक्शन किया। तो जब ऑडिटर की टीम, कोई चेक करने टीम पहुंची, बाहर से सरकार ने किसी टीम को भेजा कि जाओ चेक करो ये लोग सही काम कर रहे हैं या नहीं, तो जब आप वो लोग वहाँ पे पहुँचे, आपके ऑफिस में पहुँचे, आपके बिजनेस में, फैक्ट्री में देखा, तो आपने उनको हिसाब दिया, सरकार जो हमने ये करोड़ों का खर्चा किया है ना, ओपनिंग स्टॉक से लेके कैरिएज इनवर्ट तक के खर्चे किए हैं, इसमें से नेट सेल्स ये बता रहा है कि इतना हमने मार्केट में बेच दिया है, और क्लोजिंग स्टॉक वो बता रहा है जो हमारे पास अभी बच गया है। तो नेट सेल्स हमारी हो गई इनकम एंड क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा एसेट। जो पैसा मिल गया वो इनकम, जो नहीं मिला वो एसेट। ये तो फंडा तुम लोग को पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे हमारा होता है अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम एसेट क्यों होता है? क्योंकि अक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो हमने अर्न तो कर ली है लेकिन पैसा रिसीव नहीं हुआ है, तो इनकम इनकम हो गई, नहीं हुई अभी तक इनकम तो बन गया हमारा एसेट। देखो कहाँ से कहाँ जोड़ दिया मैंने, वहाँ पे तुम्हें अक्रूड इनकम तक जोड़ दिया।
तो क्लोजिंग स्टॉक इज आर लेफ्ट ओवर स्टॉक. नाउ लेफ्ट ओवर स्टॉक कैन बी रॉ मटेरियल, कैन बी सेमी फिनिश्ड, कैन बी फिनिश्ड गुड, कुछ भी हो सकता है, और वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है. ये हमारा एसेट होता है क्लोजिंग स्टॉक, और नेट सेल्स हमारी इनकम होती है. फेरम मैथ्स एंड फिजिक्स ने बोला है इन शॉर्ट इट इज प्रोडक्शन विच इज अनसोल्ड. बिल्कुल सही भाई, फेरम मैथ्स बिल्कुल सही बोल रहे हो. ये वो परचेजेस है जो बेचा नहीं गया हमसे. माही बिल्कुल सही है, चाहे परचेजेस से नहीं बेचा गया हो, चाहे ओपनिंग स्टॉक का बच गया हो, किसी का भी बच गया हो, बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक है. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये बहुत अच्छे से. मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये क्लियर हो गया हो. कोई दिक्कत है तो बताओ. क्लियर है तो यस मेरे पास चैट आ जाना चाहिए. अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है तो कृपया करके यस टाइप कर दीजिए. आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल. बचा हुआ माल है, बिल्कुल सही कहा रूपांशु भाई, बिल्कुल सही. क्या बात है यार, सबके मैसेज आ गए मेरे पास हैं, सबके रिप्लाई आ गए. बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं. तो चलो यार, मोहम्मद सैम ने सर पर क्रेडिट क्यों हुआ. ठीक है, मोहम्मद ने पूछा है क्रेडिट क्यों हुआ, तो भाई मेरा काम है मोहम्मद भाई का रिप्लाई देना. नेट सेल्स जो है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. अब यार मोहम्मद भाई ध्यान देना, ओपनिंग स्टॉक से लेके कैरेज इनवर्ट सब लोग मिलके ध्यान देना, सब लोग मिलके ध्यान देना, क्योंकि मोहम्मद ने बहुत शानदार चीज़ पूछी है जिसका लिटरली मीनिंग है कि मोहम्मद सैम ने पूछा है क्लोजिंग स्टॉक अगर एसेट होता है तो बाबा जी ये तो बताओ कि एसेट क्रेडिट साइड कैसे आ गया यार. तो यार मोहम्मद भाई ध्यान देना, ओपनिंग स्टॉक से लेके कैरेज इनवर्ट तक आपने 5 लाख रुपए खर्च किए. सही बात है, टोटल 5 लाख रुपए खर्च किए, पूरे 5 लाख. अब मैं हाइपोथेटिकली तुम्हें बता रहा हूं, उसमें से प्रॉफिट हटा दो, बिल्कुल हटा दो. 5 लाख का जो तुमने इन्वेस्टमेंट किया, कॉस्ट डाला, प्रोडक्शन किया, 5 लाख में से 2 लाख वर्थ के तो तुम्हारे सामान बिक गए. अब 5 लाख जो है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड का टोटल बता रहा हूं मैं, और ये मैं कॉस्ट पे बता रहा हूं. देख लो मैं लिखते जा रहा हूं. ट्रेडिंग का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है कॉस्ट का 5 लाख, और मैंने सोचा चलो सेल्स को भी कॉस्ट पे ही लेते हैं. मैं सेल्स को भी कॉस्ट पे ले रहा हूं, और सेल्स को मैंने कॉस्ट पे ले लिया. भैया 2 लाख रुपए का मैंने बेच दिया है. ये मैंने ले लिया सेल्स के सामने 2 लाख रुपए का. कॉस्टिंग में प्रॉफिट नहीं जोड़ा मैंने. अभी ध्यान देना, मैंने सेल्स में प्रॉफिट जोड़ा ही नहीं है. मैंने कॉस्टिंग पे सब कुछ लिया है कि 2 लाख के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गए. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब इतनी कॉस्टिंग के गुड्स मार्केट में बिक गए. प्रॉफिट बाद में देखेंगे, छोड़ो प्रॉफिट. तो 2 लाख का मैंने यहां पे ले लिया कि मैंने बेचा 2 लाख की कॉस्टिंग का. तो क्लोजिंग स्टॉक जो आया ना मेरे भाई, वो बैलेंसिंग फिगर 3 लाख का आया. मैं चाहूं भी तो क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट साइड पे नहीं लिख सकता, क्योंकि डेबिट साइड पे मेरी टोटल कॉस्ट 5 लाख है, उसमें से जो लेफ्ट ओवर है वो क्लोजिंग स्टॉक का 3 लाख है. मतलब क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे अपनी मर्जी से नहीं आया है, वो एक बैलेंसिंग फिगर है जिसको बेचारे को क्रेडिट साइड पे फेंका गया है ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए, बस इसलिए वो क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक है. अदरवाइज ऑल एसेट्स आर डेबिट, ये सब कुछ जानते हैं. लेकिन यहां पे ये क्लोजिंग स्टॉक, मैं यहां पे देखो एरो बना के लिख रहा हूं, एक बैलेंसिंग फिगर है. और इसलिए जब ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो तुम लोगों ने 11th में देखा होगा, जब तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो तुम लोग 2 ग्रॉस प्रॉफिट करके लिखते थे 11th में. अगेन द रीजन इज बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर होता था. आई होप मैं अब क्लियर हो गया होऊंगा कि क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा क्रेडिट साइड पे कैसे आया है, बिकॉज अगेन वो एक बैलेंसिंग फिगर की तरह ट्रीट होता है, और तभी ये बैलेंसिंग फिगर होने के कारण वो एक एडजस्टमेंट की तरह काम करता है. शायद ये तो तुम्हें 11th में भी नहीं पता होगा कि क्लोजिंग स्टॉक अपने आप में एडजस्टमेंट क्यों होता था. इसका ये बेसिक रीज़न होता है. माही ने बिल्कुल सही बोला. आई होप मैं क्लियर हूँ इस चीज़ को लेकर भी. फाइनली मोहम्मद भाई, अगर आपको समझ में आ गया है तो कृपया करके प्लीज़ यस टाइप कर देना, बिकॉज आपका क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा था. मैं फाइनली सबके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ. मोहम्मद थैंक यू सो मच यार ब्रदर, आपको समझ में आ गया, थैंक यू सो मच. बस वही ज़रूरी है, बाकी सब तो ठीक है. ये चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है अगर आप वाकई में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो. तो चलो यार, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ बैठ के. आप लोगों ने पढ़ा मेरे साथ. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग. आई होप मैंने पहली क्लास में पूरा जस्टिफिकेशन किया है, एंड ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे. नेक्स्ट क्लास का अपडेट आपको आपके बैच में ही मिल जाएगा, तो वेट करिएगा, वहाँ पे आपके लिए अपडेट आ जाएगा. एंड कोशिश अपन करेंगे कि इसी तरह से इन्जॉयमेंट से पढ़ाई करें, क्योंकि जब तक बोरियत होती है ना तब तक फिर मज़ा नहीं आता. मेरे को भी फिर पता है बहुत बर्डन सा लगने लगता है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ, तुम लोगों के साथ इन्जॉय करूँ. तो चलो यार,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको बहुत सारा प्यार और मम्मी पापा को प्रणाम, और मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।